अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। हमारा मैनेजमेंट प्रैक्टिस के अंदर आज लेक्चर नंबर 2 है। हम लास्ट लेक्चर को थोड़ा सा रिकैप करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में जो बात की थी, हमारे पास बात हुई थी मैनेजमेंट की की कंसेप्ट्स के ऊपर। तो उसमें हमने देखा था कि हमारे पास मैनेजमेंट की हमने डेफिनेशन देखी थी, हमने देखे थे कि हमारे पास गोल्स क्या हमारे पास होते हैं। इसके साथ साथ हमने बात की थी रिसोर्सेज के ऊपर कि आपके पास जो रिसोर्स हैं वो आपके पास कितनी टाइप्स के होते हैं और वो रिसोर्सेज क्यों कहलाते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस कुछ ना कुछ आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके पास होगी। हमने जो की रिसोर्सेज देखे थे, आप उनको रिवाइज करना चाहेंगे? कितने लोग आप में से हैं जिनको लास्ट लेक्चर के अंदर थोड़ा सा वो याद है कि हमने लास्ट टाइम में हमने चले 7 मैंने बताए थे, आप कोई 5 जो है दोबारा बता दें। 5 जो की रिसोर्सेज हैं उनके आपने जो है वो नाम बताने हैं। ये क्विज नहीं है आपका, वैसे मैं आप लोगों को जो है अपने साथ इंटरेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। चले हम जो है मिलकर उसे थोड़ा देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की थी पीपल, जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास एक रिसोर्स है। हमने उसे रिसोर्स क्यों कहा? हमारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आपके पास लोग नहीं होंगे, और लोगों के अंदर सबसे बड़ी इश्यू आपके पास है कि स्किल्ड लेबर नहीं होगा। लोग होना जरूरी नहीं है, स्किल्ड लोगों का स्किल्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग हों लेकिन उनके पास स्किल्स भी आपके पास क्या आपके पास हों, ठीक है, तब आपके पास क्या उनका अच्छा रिसोर्स बन सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज हमने बात की थी रॉ मटेरियल, कि आपके पास जो रॉ मटेरियल है, जो एक प्रोडक्ट बनाने के लिए इनपुट है, वो आपके पास क्या चीज है, आपका रॉ मटेरियल है। अगर आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है तो आप अपना जो प्रोडक्ट है वो आप बना नहीं सकते। आपके पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट डिजाइन है, आपके पास अच्छी मशीनरी है, आपके पास स्किल्ड लेबर है, सब कुछ है, बट उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो ऑफ कोर्स आप जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकते। रॉ मटेरियल एक और इम्पॉर्टेंट चीज है आपके पास। तीसरी चीज आपको मैं रिमाइंड करवाता चलूँ कि हमने बात की थी फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, कि हमारे पास फाइनेंस जो है ऑर्गेनाइजेशन की जो इंटरनल फाइनेंशियल कंडीशन है वो हमारे पास एक और जो है वो बहुत बड़ा रिसोर्स है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो रिसोर्सेज के अंदर हमने बात की, वहां पर हमने देखा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, कि अगर ऑर्गेनाइजेशन इंटरनली फाइनेंशियली साउंड है, ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा है और ऑर्गेनाइजेशन के पास एसेट्स आपके पास अच्छे हैं, फाइनेंशियल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, खासकर वो एसेट्स हैं जो आपके पास जल्दी से क्या आपके पास होते हैं, वो फाइनेंसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और उनकी रीसेल जो वैल्यू है मार्केट में वो ज्यादा होती है, तो हम उन्हें बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। वो अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास ज्यादा है, इट्स मीन कि ऑर्गेनाइजेशन आपके पास फाइनेंशियली स्ट्रेंथ है। तो आपने इस चीज को देखना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंसेस हैं क्या वो इतने हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन के जो फंक्शंस हैं उनको सपोर्ट कर पाए। इफ यस, इट्स मीन दैट देयर इज अनदर रिसोर्स, का आपके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसोर्स है, ठीक है। तो स्किल्स आपने देखा था। देन आपने बात की थी इंफॉर्मेशन। आपके पास जो R&D डिपार्टमेंट है वो आपके पास एक्चुअली इंफॉर्मेशन का सोर्स होता है। किस किस्म की इंफॉर्मेशन जो है आपको R&D डिपार्टमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके जो प्रोडक्ट हैं उनकी करंट जो मार्केट में रिक्वायरमेंट है और जो करंट उनकी कंडीशन है, सेल्स के हिसाब से बात कर लें, ठीक है, कि सेल्स कितनी है, डिमांड कितनी है, कस्टमर की परसेप्शन क्या है करंट प्रोडक्ट्स के बारे में, वो आपको बताते हैं। इसके साथ साथ आपका R&D डिपार्टमेंट है वो आपके पास एक इनोवेटिव आइडियाज, क्रिएटिव आइडियाज के साथ आता है कि आप इस प्रोडक्ट की डिमांड को, ठीक है, किस तरह से इन्हांस कर सकते हैं, आप इस प्रोडक्ट के अंदर किस तरह से इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, आप इस प्रोडक्ट के अंदर डेवलपमेंट किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट इफेक्टिव चीजें जो हैं उसको बताना, टेक्नोलॉजी का जो है नई टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन देना, ये तमाम आपके पास R&D डिपार्टमेंट का काम है। तो अच्छा R&D डिपार्टमेंट और कैपेबल और क्रिएटिव लोगों का वहां पर होना, ये भी आपके पास क्या है, एक रिसोर्स है। तो ये हमने बात की थी अपने पास इसके अंदर। फिर हमने बात की थी मैनेजमेंट के फंक्शंस की। मैनेजमेंट के फंक्शंस तो आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह से रिमाइंड होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की थी प्लानिंग की, ठीक है। सेकेंडली हमने बात की थी आपके पास ऑर्गेनाइजिंग की। थर्ड हमने बात की थी लीडिंग की, एंड लास्ट हमारे पास क्या चीज थी, मॉनिटरिंग। अच्छा, तमाम फंक्शन हम रिपीट नहीं करते, आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि आपके पास हमने ऑर्गेनाइजिंग में क्या बात की थी। ऑर्गेनाइजिंग में हमने कहा था कि आपने क्या करना है कि जो आपने अपने गोल्स सेट किए हुए हैं और आपने जो रिसोर्सेज अलॉट किए हुए हैं, अब उनको आपने ऑर्गेनाइज करना है इन द फॉर्म ऑफ डिपार्टमेंट। आप अपने रिसोर्सेज इस तरह किसी को नहीं दे सकते, ठीक है। आपने जो रिसोर्स देना है, आपने उस रिसोर्स को किसी स्किल्ड बंदे को देना है, ऐसा बंदा जिसके पास कुछ स्किल हो, ठीक है, उसको आपने क्या करना है, वो रिसोर्स देना है।
फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट्स का बनना, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके पास आईटी डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जितने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके पास होते हैं, तो क्या आप फाइनेंस में एचआर के बंदों को रखेंगे या उन लोगों को रखेंगे जिनके पास फाइनेंस का नॉलेज होगा? ऑफ कोर्स आप उन्हीं लोगों को रखेंगे एक डिपार्टमेंट के अंदर कि जिनकी स्किल्स और एक्सपर्टीज आपके पास क्या हो, वो रेलेवेंट हो। ठीक है, आईटी डिपार्टमेंट में आप जो है वो लोग जो कि आईटी को ऑपरेशंस हैंडल करते हैं आप उनको रखेंगे। आप इसी तरह से आपके पास अगर जो है सर्विसेज डिपार्टमेंट है तो आप सर्विसेज डिपार्टमेंट को उनको रखेंगे जो हमारे पास डिफरेंट किस्म की सर्विसेज में आप क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो आपने क्या किया कि आपने स्किल वाइज जो है वो अपने डिपार्टमेंट से एस्टेब्लिश किए और आप अपने रिसोर्सेज दिए, अपने डिपार्टमेंट को अपने रिसोर्सेज दे दिए। और ये जो डिपार्टमेंट का डिफरेंट का बनना और इनका आपस में लिंकेज जो है वो एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, कि आपके पास टॉप में ये है, फिर ये डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट इसके साथ कनेक्टेड है, इसके ऑपरेशंस इसके साथ जो है मैच करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द स्किल्स, अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटीज, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ एक्सपर्टीज आप क्या करते हैं, लोगों को जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, स्टेब्लिश करते हैं। सिमिलरली हमने जो है ऑर्गेनाइजिंग देखा, हमने लीडिंग देखा और हमने हमने जो है मॉनिटरिंग देखा। मॉनिटरिंग में हम क्या करते हैं, हम अपने प्रोग्रेस को मेजर करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है उसके अंदर हमने बात की थी इफेक्टिवनेस की, ठीक है, और एफिशिएंसी की, हम उसको मॉनिटर करते हैं अपने पास एंड फेज में जो हमारे पास मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन आपके पास है। ठीक है, अगर आपके पास प्रोग्रेस नहीं हो रही ठीक, तो आप क्या करते हैं, करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, अपने गोल्स को, स्ट्रेटजी को जो है वो रिविजिट करते हैं, रीडिफाइन करते हैं, ताकि क्या कर सकें आप जो है दोबारा अपने कोर्स ऑफ एक्शन या ट्रैक पे जो आपके फ्यूचर गोल्स हैं आप उनको अचीव कर सकें। ठीक है, उनको आप देखते हैं दोबारा। फिर हमने बात की डिसीजन रोल्स की। आज हम उनको लास्ट लेक्चर में उनको मैंने लिखा था बट हम उनको डिस्कस नहीं किया। इंशाल्लाह वी शुड डिस्कस डिसीजन रोल्स इन टुडेज लेक्चर, व्हाई टू स्टडी द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। हमने इसमें जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था वो हमारे पास ये था कि जो ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरनल रिसोर्सेज हैं वो हमेशा आपके पास क्या होते हैं, वो स्केर्स होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एबंडेंट रिसोर्सेज नहीं होते, हमेशा हर ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या होंगे, वो लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल रिसोर्सेज का लिमिटेड होना, कि हर ऑर्गेनाइजेशन के पास अनलिमिटेड अमाउंट नहीं होगी बल्कि वो लिमिटेड अमाउंट होगी, लिमिटेड फाइनेंसेस होंगे, उसी के अंदर वो काम करना चाहेंगे। इसी तरह आपके पास जो है वो स्किल्स का होना, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो स्किल्ड लेबर या स्किल्स जो है वो प्रोफेशनल आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमेशा लिमिटेशन रहती है किस चीज़ की, आपके पास एक अच्छे और स्किल्ड लोगों की। ठीक है, तो अगर स्किल्ड लोग आपके पास नहीं हैं तो ये भी आपके पास क्या एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जो रिसोर्सेज हैं वो हमेशा लिमिटेड और स्केर्स होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन जो है उन रिसोर्सेज को किस तरह से हैंडल करे, किस तरह से ऑर्गेनाइज करें, किस तरह से मैनेज करें। ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रोस्पेक्टिव हमारे पास जो है, एक एस्पेक्ट जो है जो इम्पोर्टेंट वो हमारे पास है एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन का और कमिटमेंट का। जब हमें पता है कि हमारे पास रिसोर्स स्केर्स हैं और मार्केट में भी जो है ये इजीली अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर आप जो ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से अगर बात करें तो आपको एम्प्लॉयज़ की जो मोटिवेशन है उसको भी आपको देखना है और एम्प्लॉयज़ की जो कमिटमेंट है उसको भी आपने देखना है। ठीक है, अगर आपके पास रिसोर्स स्केर्स हों तो फिर आप इन दिनों चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर एक अबंडेंट रिसोर्सेज हों तो फिर आपके पास क्या होंगे, जब इस तरह के केस में फिर हमारे पास जो है लॉयल्टी और कमिटमेंट के फैक्टर्स को नहीं देखा जाता, बल्कि वहाँ पर तो आपके पास ऑलरेडी इतना रिसोर्स अवेलेबल कि अगर एक छोड़ जाए दूसरा बंदा आपके पास ऑलरेडी इन क्यू है उस जॉब को लेने के लिए, तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट कमिटमेंट्स थी। तो जो हमारा आज का लेक्चर होगा, हम आज के लेक्चर में बात करेंगे मैनेजमेंट के लेवल्स के ऊपर, कि मैनेजमेंट के डिफरेंट लेवल्स हैं, कौन कौन से डिफरेंट लेवल्स हैं। ठीक है, हमने जो है 2 बुक्स आपको रिकमेंड की हैं, रॉबिन्सन की और दूसरे आपके पास कंटेम्प्रेरी मैनेजमेंट के ऊपर। हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज हैं, शायद कुछ टाइम थोड़ी सी रिपीटिशन भी होगी बट उसके अंदर हम जो है उसका नेक्स्ट टॉपिक जो है हमेशा वो एडवांस को ही जो है वो लिंक करेगा। हमारी डिस्कशन जो है वो हमेशा एडवांस टॉपिक की तरफ ही वो लिंक करेंगे हम उसको। फिर हम बात करेंगे रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर। इसके साथ साथ हमने आज बात करनी है मैनेजमेंट ट्रेंड्स के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट मैनेजमेंट के ट्रेंड्स हैं वो क्या है और मैनेजर उनको किस तरह से हैंडल करते हैं और डील करने का पैटर्न है। फिर इसके साथ साथ हमें मैनेजर्स के रोल के ऊपर बात करनी। हमने बात की थी मैनेजर्स कौन से लोग होते हैं, मैनेजर्स वो लोग होते हैं जो कि गोल्स और स्ट्रेटजी सेट करते हैं। ठीक है, किसके साथ, अपने रिसोर्स एलोकेशन के साथ साथ। रिसोर्स एलोकेट करना मैनेजर्स का काम है बट रिसोर्स एलोकेट करने के साथ साथ वो गोल्स और स्ट्रेटजीज भी जो है वो डिजाइन करते हैं ताकि क्या कर सके, आप अपने फ्यूचर के जो परफॉर्मेंस है उसको आप इंप्रूव कर सके। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो
मैनेजर है, ही इज नॉट ओनली अ लीडर, बल्कि वो एक अच्छा प्लानर भी होना चाहिए, वो एक अच्छा स्ट्रेटेजिस्ट भी होना चाहिए, वो स्ट्रेटजी भी बना सके, वो अच्छी प्लानिंग भी कर सके। ये तो हमने बात की लास्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम मैनेजर को 3 नए प्रोस्पेक्टिव्स में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरपर्सनल, हम उसका जो रोल है हम उसको देखेंगे कि मैनेजर इंटरपर्सनली जो हमारे पास है, इंटरनली जो है, साइकोलॉजिकली मैनेजर को कैसा होना चाहिए, उसके कौन कौन से ऐसे रोल्स हैं जो कि उसको जो है प्ले करने हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सेकेंडली हम बात करेंगे इंफॉर्मेशनल रोल्स की, कि एक मैनेजर का फंक्शन ये भी है एम्प्लॉय को मोटिवेट रखना, कमिटेड रखना, बट इंफॉर्मेशन को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना और टाइमली डिस्ट्रीब्यूट करना, यहाँ पर भी एक मैनेजर का रोल है जो कि बहुत ज़्यादा अहम है और इम्पॉर्टेंट जो है। इसकी आपके पास जो है वो लिटरेचर में हाईलाइट हुई है ये बात कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो है किसका रोल आपके पास मैनेजर का, इंफॉर्मेशनल रोल। तीसरा जो हम रोल बात करेंगे वो हम बात करेंगे डिसीजन रोल्स की, कि जो मैनेजर ने डिसीजन लेने होते हैं, ठीक है, आपके पास अब डिसीजन की डिफरेंट कैटेगरीज हैं कि आप डिसीजन ले रहे हैं, वेदर इट इज़ अर्जेंट डिसीजन आपके पास या एक नॉर्मल डिसीजन है, उसमें कोई अर्जेंसी नहीं है, ठीक है। अनसर्टेनिटी के फैक्टर आपके पास हमेशा रहता है डिसीजंस के अंदर, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास डिसीजंस के साथ जो है वो कॉस्ट भी जो है वो एसोसिएटेड हो सकती है। तो हम देखेंगे ये तीनों रोल आज के लेक्चर में। तो हम आज के लेक्चर को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे, हमारे पास फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है मैनेजमेंट लेवल्स। तो हमारे पास जो मैनेजमेंट के जो लेवल्स हैं वो हमारे पास 3 लेवल्स हैं। अब यहाँ पर मैनेजमेंट को डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड करने का मकसद आपके पास क्या है? पहली चीज तो हमारे पास ये क्वेश्चन है कि व्हाई वी आर डिफाइनिंग द डिफरेंट लेवल्स। इसकी क्या जरूरत है आपके पास कि डिफरेंट लेवल्स आपके पास हों? आप इसका आंसर करना चाहेंगे? आप में से कोई बता मुझे इसका बताए कि आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिफरेंट लेवल्स हम डिफाइन करते हैं इसका मकसद आपके पास क्या है? पहली चीज तो हम इसके अंदर ये बात करेंगे को वो लेवल क्या है वो तो हम वो ऑलरेडी देख रहे हैं और हम इनको डिस्कस करेंगे, बट हमारी डिस्कशन थोड़ी सी जो है इससे आगे की बात होगी। जो लेवल्स हैं डिफरेंट आपके पास, उसका फर्स्ट पर्पज ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल है इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन, कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो जो है क्या हो, वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपको लेवल नहीं है तो 1-2 बंदों तक इन्फॉर्मेशन पहुंची, बाकियों को आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने जो है इन्फॉर्मेशन दी, डायरेक्टर ने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को दी और हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने फैकल्टी को दी और फैकल्टी ने आगे स्टूडेंट्स को दी, तो आपके पास डिफरेंट चैनल्स हैं जो कि आपकी इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो पहला पर्पज जो हमारे पास मैनेजमेंट लेवल्स को डिफाइन करने का है, दैट इज टू मेक द इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन ईजी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंफॉर्मेशन की डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड चीज आपके पास ये है कि आपके पास जो अथॉरिटी है, जो डेलीगेशन है, टास्क को डेलीगेट करना है, वो आपके पास एक आसान हो जाता है, ठीक है, कि आप सारे का सारा काम खुद नहीं करेंगे, बल्कि आप क्या करेंगे कि आप अपने टास्क को डिवाइड करेंगे, ठीक है, और उस टास्क डिवीजन के बाद आप उसको इन तीनों लेवल्स के ऊपर क्या करेंगे, वो आप उनको डिवाइड कर देंगे। इस तरह से आपके पास ये होगा कि हर बंदा जो है कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेगा और आपके पास जो प्रोग्रेस मॉनिटर करना है ऑर्गेनाइजेशन की, वो आपके पास क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये 3 लेवल कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फर्स्ट लाइन मैनेजर, देन वी हैव अ मिडिल मैनेजर, देन वी हैव अ टॉप मैनेजर्स। अब हमारे पास ये जो तीनों आपके पास लेवल्स हैं, मे बी ये हर ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट ना करें, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो है वो स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, आपके पास एक एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो है स्ट्रक्चर वो बहुत सारा डिफरेंट होगा, आपके पास एक छोटी फॉर्म है, ठीक है, वहाँ 3-4 लोग काम कर रहे हैं, वहाँ शायद आपके पास स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। बड़ी फॉर्म्स के अंदर मोस्टली हमारे पास ये ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है इसको हम फॉलो करवाते हैं। तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास हैं वो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं, वो हमारे पास क्या है और उनकी एक्टिविटीज आपके पास क्या है। फर्स्ट लाइन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे ऑपरेशन, जो आपके पास डेली के काम है और डेली के जो ऑपरेशंस हैं, ठीक है, ऑपरेशनल एक्टिविटीज, फंक्शनल एक्टिविटीज जो आपके पास हैं, वो आपके पास कौन देखते हैं, आपके पास फर्स्ट लाइन मैनेजर्स देखते हैं, ठीक है। ये आपके पास सबसे लोअर लेवल होता है मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। टॉप के बाद आपके पास मिडिल मैनेजमेंट, फिर आपके पास क्या है, वो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स है। मोस्टली ये वो लोग हैं जो कि डिसीजन मेकिंग के अंदर जिनका रोल आपके पास नहीं होता, ठीक है, बल्कि ये लोग क्या कर रहे होते हैं, जो आपके पास डिसीजंस आपके पास आते हैं उनको इंप्लीमेंट करवाते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल देम, दे हैंडल द डे टू डे ऑपरेशंस। जो आपके पास डेली एक्टिविटीज है, ठीक है, जो आपके पास डिसीजन इंप्लीमेंट होते हैं जहां पर, वो आपके पास ये फर्स्ट लेवल मैनेजर है। और ये वो लोग हैं जो कि डिसीजंस को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। आपने कहा जी कि आपके पास
आज के दिन में 100 प्रोडक्ट बनना चाहिए, तो प्रोडक्ट बनाने वाले कौन आपके पास, वो फर्स्ट लाइन मैनेजर हैं, ठीक है। उनका काम है कि उन्होंने 100 प्रोडक्ट जो है आज के दिन में किस तरह से उन्होंने वो डिजाइन करना है। दे सुपरवाइज द पीपल परफॉर्मिंग द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू मेक द गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। मोस्टली हमारे पास फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, बिकॉज दे आर द मैनेजर्स, दे आर एक्चुअली सुपरवाइजिंग, ठीक है, किनको, हमारे पास लोगों को जो है परफॉर्मिंग द डिफरेंट एक्टिविटीज, जो लोगों ने एक्टिविटीज पूरी करनी है। यहां पर आप इस बात को इस तरह से देखें आप कि आपके पास जो गोल्स हैं वो आपके पास एक ऊपर वाले हिरार्की से नीचे आप तक आए और आपको पता चला कि आपने ये वाली एक्टिविटीज जो हैं ये करवानी है। फर्स्ट लाइन मैनेजर उन एक्टिविटीज को इंश्योर करता है कि जिस तरह से हमें गाइडलाइंस दी गई थी, जिस तरह हमें कोर्स एक्शन, जिस तरह हमें एक रोड मैप दिया गया था कि इन एक्टिविटीज को इस तरह से करना है, क्या ये एक्टिविटीज वाकया इस तरह से हो रही हैं या इस तरह से नहीं हो रही, ठीक है। इस चीज को इंश्योर करना कि एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द प्रोवाइडेड स्टैंडर्ड्स, और जो हमें टास्क दिया गया था वो अकॉर्डिंग टू द प्रोवाइडेड रूल एंड रेगुलेशंस उसके मुताबिक ही हो रहा है। ये लोग जो हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर लोगों से क्या करते हैं, वो काम लेते हैं, ठीक है। मिडिल मैनेजर हमारे पास क्या करते हैं, सुपरवाइज द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। आपने देखा कि फर्स्ट लाइन मैनेजर्स जो हैं वो अपने से जो लोअर है कैटर के लोग, उनको जो है क्या करते हैं, वो बताते हैं कि आपकी एक्टिविटीज क्या है, उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनकी जो प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर करते हैं। अब फर्स्ट लाइन मैनेजर्स जो हैं उनकी प्रोग्रेस को भी मॉनिटर किया जा रहा है, ठीक है। उनकी प्रोग्रेस को कौन मॉनिटर करता है, उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करता है मिडिल मैनेजर्स। मिडिल मैनेजर्स आप क्या करते हैं, दे सुपरवाइज द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। सुपरविजन आपके पास क्या है कि जो टास्क मिडिल मैनेजमेंट को दिए गए थे कि आपने ये टास्क करवाने हैं, वो टास्क क्या करते हैं कि वो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को बताते हैं कि आपने जो है ये वाले टास्क जो हैं लोगों से क्या करने हैं, करवाने हैं, इनको आपने किस तरह से करवाना है, ठीक है। और इनकी मेजरमेंट का जो क्राइटेरिया आपके पास वो आपके पास ये है। अब यहाँ पर मिडिल मैनेजर ये करता है, वो देखता है कि जो टास्क मैंने फर्स्ट लाइन मैनेजर को दिए थे, वेदर दे परफॉर्म्ड परफेक्टली और नॉट, अकॉर्डिंग टू द वेदर दे परफॉर्म द टास्क अकॉर्डिंग टू द प्रोवाइडेड स्टैंडर्ड्स एंड रिक्वायरमेंट्स और नॉट। यहाँ पर जो है आपके फर्स्ट लाइन मैनेजर्स की जो प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर करता है आपके पास सुपरवाइजर, ठीक है। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू फाइंड द बेस्ट वे टू यूज डिपार्टमेंटल रिसोर्सेज टू अचीव द गोल्स। जो मेन इनका मकसद है फर्स्ट तो ये है कि सुपरवाइज करना फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को, उनको गाइडलाइंस देना, ठीक है। किस चीज के बारे में गाइडलाइंस देना कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, हमने डिफरेंट रिसोर्सेज की हमने बात की, ठीक है। इन रिसोर्सेज को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली आपने किस तरह से यूज करना है ताकि जो गोल्स हैं उनको आप क्या कर सकें, वो अचीव कर सकें। जो आपको काम दिए जा रहे हैं उनको आप किस तरह एक बेस्ट पॉसिबल और एक कॉस्ट इफेक्टिव वे में जो है आप जो है उनको जो है वो कर सके। यहाँ पर ये काम है आपके पास किसका, मिडिल मैनेजर का। Top management responsible for the supervision of the performance of the all department and have cross departmental responsibilities। यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट का काम जो आपके पास क्या है कि फंक्शंस को एज वेल एज जो डिपार्टमेंट्स हैं एज वेल एज जो क्रॉस डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज हैं उनको मैनेज करना, ये आपके पास काम है टॉप मैनेजमेंट का, ठीक है। टॉप मैनेजमेंट इसके साथ साथ आपके पास क्या करता है कि आपके पास जो गोल्स हैं उनको भी सेट करता है। जो आपके पास स्ट्रेटजीज हैं वो भी आपके पास टॉप मैनेजमेंट ही बनाती है। जो एक ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर है वो भी टॉप मैनेजमेंट ही डिसाइड करती है। और इस फ्यूचर को अचीव करने के लिए जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो गोल्स हैं, आपके पास कौन सेट करता है, आपके पास वो टॉप मैनेजमेंट ही जो है वो सेट करती है। बट गोल सेट करना, स्ट्रेटजीज बनाना, एक रोड मैप देना, ये तो ठीक है कि टॉप मैनेजमेंट ने किया। इसके साथ साथ जो एक और आपके पास एक फंक्शन है वो टॉप मैनेजमेंट का ये है कि जो आपके पास डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इन डिपार्टमेंट के दरमियान जो लिंकेज है, जो सिनर्जी क्रिएट करवाना और उसके दरमियान जो फंक्शंस हो रहे हैं उन फंक्शंस को बैलेंस रखना, ये भी आपके पास जो है वो टॉप मैनेजमेंट का काम है। यहाँ पर हमने देखा कि हर बंदा कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहा है। टॉप मैनेजमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है डिपार्टमेंटल निज़ाम की, डिपार्टमेंटल फंक्शन को मॉनिटर करने की, गोल्स बनाने की, मिडिल मैनेजर्स को जो है उनको मॉनिटर करने की। फिर हमने देखा मिडिल मैनेजमेंट जो है वो सुपरवाइज कर रहा है आपके पास फर्स्ट लाइन मैनेजर को, फर्स्ट लाइन मैनेजर सुपरवाइज कर रहा है लोगों को कि आपने ये परफॉर्म कैसे करना है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हर बंदा जो है वो अकाउंटेबल है किसी न किसी का। फर्स्ट लाइन मैनेजर की जो प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर करता है मिडिल मैनेजमेंट, तो मिडिल मैनेजमेंट के आगे जो है फर्स्ट लाइन मैनेजर क्या है वो अकाउंटेबल है, ठीक है, कि आपको ये टास्क दिया गया था,
वेदर यू डिड इट और नॉट, वहां पर आपके पास जो है परफॉर्मेंस मेजर हो रही है। टॉप मैनेजमेंट के हिसाब से हम बात करें तो टॉप मैनेजमेंट आपके पास क्या है कि वो देखता है कि आपके पास जो मिडिल मैनेजमेंट है कि उसने काम किया प्रॉपरली या काम नहीं किया। इसके साथ साथ गोल बनाना और उसके साथ साथ डिपार्टमेंट की जो पूरी एक्टिविटी है उसको मॉनिटर करना, ये आपके पास काम है किसका, टॉप मैनेजमेंट का। तो यहाँ पर जो हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर देखा, स्ट्रक्चर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है बहुत आसान हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास टॉप मैनेजमेंट ने कोई डिसीजन लिया एंड दैट डिसीजन वाज कम्युनिकेटेड टू द मिडिल मैनेजमेंट ने डिसीजन कम्युनिकेट किया फर्स्ट लाइन मैनेजर ने उस डिसीजन को कम्युनिकेट किया आपके पास किसको, डायरेक्टली जो लोग हैं उनको। तो आपने देखा कि आपके पास डिसीजन के अंदर बैरियर कहीं नहीं आया, बल्कि वो प्रॉपरली जो है वो कम्युनिकेट हुआ हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास थोड़ा देखें आप, हमारे पास ये 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। टॉप मैनेजमेंट इज एट द टॉप, देन वी हैव मिडिल मैनेजमेंट, देन वी हैव फर्स्ट, देन वी हैव नॉन मैनेजमेंट। ठीक है, ये वो लोग हैं जो कि हमारे पास मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, बल्कि जो ऑपरेशंस फर्स्ट लाइन मैनेजर इंस्ट्रक्ट करता है उसको क्या करते हैं, वो परफॉर्म करते हैं आपके पास। ठीक है, दे आर एक्चुअली द इम्प्लीमेंटर। ठीक है, ये मैनेजमेंट के अंदर नहीं आपके पास आते। Then we had discussed about the restructuring. What is meant by restructuring? Top management has sought method to restructure their organization and save cost. यहाँ पर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर रीस्ट्रक्चरिंग की बात की जा रही है। ठीक है, कि रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर आपके पास ये है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को आपने बढ़ाना है या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को आपने घटाना है। ठीक है, ये डिसीजन किससे लेना है, ये आपके पास टॉप मैनेजमेंट लेना है। ठीक है, एक और चीज हमारे पास आप इस तरह से देखें कि आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन 6 डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। ठीक है, अब उन 6 डिपार्टमेंट में से आपके पास हर डिपार्टमेंट को जो है वो इक्वली कंट्रीब्यूट करना चाहिए टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। ठीक है, अगर आपका कोई एक डिपार्टमेंट जो है वो काम नहीं कर रहा तो आप क्या करेंगे कि आपको उस डिपार्टमेंट के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा कि वेदर हम इस डिपार्टमेंट को अपना पार्ट बनाएं या हम इसको खुद से क्या करें, वो अलग कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास जो डिफरेंट मेथड्स आपके पास हैं, जो इनिशियली हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमने सिर्फ बात की है वो डाउन साइजिंग की। अब जो मैनेजर्स जो है वो डाउन साइजिंग करते हैं, डाउन साइजिंग मतलब ये है कि एलिमिनेट जॉब एट ऑल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, के जॉब्स कम करना, लोगों को जॉब से निकालना हर लेवल के ऊपर से, टॉप मैनेजमेंट के ऊपर से, मिडिल के ऊपर से, फर्स्ट टाइम मैनेजर से एंड नॉन मैनेजरियल पोस्ट एज वेल, यहाँ पर हमारे पास वहां से भी। अब इसका पर्पज आपके पास क्या है कि आप क्यों लोगों को निकाल रहे हैं। अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा हो कि आपकी जो कॉस्ट है वो आपके पास बढ़ रही है, कि आपको जो फाइनेंसेस जो हैं वो ज्यादा रिक्वायरमेंट है और जो आप फाइनेंस जनरेट कर रहे हैं वो उतना नहीं है कि आपकी उस रिक्वायरमेंट को पूरा करे जितनी आपको मनी जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल आपको जो है वो 1 लाख रुपए चाहिए, लेकिन जो आपका प्रॉफिट है वो कितना है, वो 70,000 है। तो आपको एक्चुअली में चाहिए 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्गेनाइजेशंस आपके पास क्या करती हैं, बैंक से लोन ले लिया, गाड़ियां आपके पास लोन पे ले ली, या आपने कोई अपार्टमेंट लोन पे ले लिया, आपने कोई इंस्टॉलमेंट पे करनी है, उसके लिए आपको फाइनेंसेस चाहिए। ठीक है, आपने कोई मशीनरी परचेज किया, आपने उसकी इंस्टॉलमेंट देनी है, तो बट आपके पास जो प्रॉफिट है वो इतना नहीं है, ठीक है, कि आप क्या कर सके, आप वो इंस्टॉलमेंट दे सके, या जो कॉस्ट आपके पास बढ़ गई है उस कॉस्ट को जो है आप पूरा कर सके। तो आप क्या करते हैं कि आप अपने पास क्या करते हैं कि जो लोग हैं उनको आप निकालना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हर लेवल से आप लोगों को कम करो, आप कहते हैं अपने एम्प्लॉयज को कम करो, इससे मेरी कॉस्ट क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, और जो मैंने पे करनी है, जो मुझे फाइनेंसेस चाहिए वो आपके पास क्या हो जाएंगे, वो आपके पास जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लोगों को जो है वो निकाला जाता है डाउन साइजिंग के अंदर। आपके पास एम्प्लॉयज के अंदर जो है वो रिडक्शन होती है, आपके एम्प्लॉयज जो है वो रिड्यूस होते हैं, और रिड्यूस का मकसद आपके पास यही होता है कि आप जो है वो कॉस्ट अपनी क्या कर सकें, उससे आप जो है वो मिनिमाइज कर सके, अपने पास कॉस्ट जो है उससे आप सेव कर सके। जब आप डाउन साइजिंग करते हैं, आप लोगों को हर लेवल से जो है वो निकालते हैं, उसका मकसद क्या है, पर्पस क्या है। 3 हमारे पास जो है इसके पर्पस है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैन लीड टू हायर एफिशिएंसी, कि हमारे पास जब लोग कम होंगे, ठीक है, तो हमारे पास एफिशिएंसी आपके पास क्या होगी, वो बढ़ेगी। अब एफिशिएंसी आपके पास ये है कि जो आपने गोल बनाए हैं उनको आप अच्छी तरह से क्या कर सकेंगे, आप अचीव कर सकेंगे। मे भी आपके पास ज्यादा एम्प्लॉयज होने की वजह से शायद अब आपके पास क्या था, वो गोल अचीव नहीं हो रहे थे, लेकिन अब आपने क्या किया कि आपने गोल अचीव कर लिया। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था, आपने क्या किया कि आपने उस डिपार्टमेंट को क्या किया, उससे अपने पास अपने ऑर्गेनाइजेशन के उसको आप सेपरेट कर दिया। ठीक है, एक्चुअली दिस थिंग इज कॉल्ड डिवेस्टिचर।
ठीक है, कि उस डिपार्टमेंटल यूनिट को क्या करना, खुद से हटा देना। ठीक है, ये भी एक टेक्निक है हमारे पास जिसमें आप क्या करते हैं कि डिपार्टमेंट ही अपने पास से हटा देते हैं, तो खत्म कर देते हैं आप, या उसे आप एक नए बिजनेस यूनिट की फॉर्म में कहीं और ले जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास यही बात की जा रही है कि आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशनल इफिशियंसी क्या होगी, बढ़ेगी, आपके पास एम्प्लॉयज कम होंगे, कॉस्ट आपके पास क्या होगी, वो कम होगी, आपकी कॉस्ट होगी वो सेव होगी, तो आपके पास जो परफॉर्मेंस है, एफिशिएंसी वो आपके पास क्या होगी, वो आपके पास वो इन्हांस होगी, बढ़ेगी। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे पास है डाउन साइजिंग का, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ऑफन रिजल्ट्स इन लो मोरल एंड कस्टमर कंप्लेंट अगेंस्ट सर्विसेज। दिस इज नॉट द एडवांटेज, दिस इज द डिसएडवांटेज एक्चुअली। आपके पास क्या होगा, ऑफन रिजल्ट्स इन लो मोरल। लो मोरल आपके पास किस एंड के ऊपर, आपके पास एम्प्लॉयज के एंड के ऊपर। ठीक है, अगर आप एक जो है जॉब में हैं और आपकी जॉब सिक्योर नहीं है, जॉब सिक्योरिटी का एक कंसेप्ट है आपके पास कि हाउ मच सिक्योर इज योर जॉब, आप अपने जॉब के अंदर कितने सिक्योर है। ठीक है, कि कितने लॉन्ग टर्म की आपका, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी आपको कहाँ से मिलती है, कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जॉब आपके पास सिंपली परमानेंट जॉब्स होती हैं। ठीक है, ये परमानेंट जॉब्स आपको निकाल कोई नहीं सकता, यहाँ आपके पास जॉब सिक्योरिटी का कंसर्न होता है। तो यहाँ पर जब आपके पास डाउन साइजिंग होता है, मोस्टली होता है आपके पास प्राइवेट सेक्टर के अंदर, कि आपके पास लोगों को जॉब से निकाल दिया जाता है। अब जब लोगों को जॉब से निकाल दिया जाता है तो उससे आपके पास क्या होता है कि वो एम्प्लॉयज जो नहीं निकाले गए, बट दे हैव फियर इन देयर माइंड्स कि इसके बाद हमें ना कहीं निकाल दिया जाए। एम्प्लॉय का जो मोरल है वो आपके पास क्या होता है, आपके पास वो लो हो जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ एंड कस्टमर कंप्लेंट्स अगेंस्ट सर्विसेज, अपने जो बंदे थे वो आपने कम कर दिए, किसके लिए, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, अपने बजट को आपने कम किया। अब जब आपके पास कस्टमर है उसकी कंप्लेंट्स बढ़ जाएंगी, क्योंकि आपके पास बंदे कम हैं, किसके लिए, सर्विसेज देने के लिए। जब आप प्रॉपरली सर्विसेज नहीं दे पाएंगे तो आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो है वो कस्टमर कंप्लेंट्स जो हैं बढ़ जाएंगी। तो आपके पास दो डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो एम्प्लॉय मोरल है उसका लो हो जाना, एंड सेकेंडली आपके पास क्या है कि आपके पास कस्टमर की जो कंप्लेंट्स है उनका बढ़ जाना। डाउन साइजिंग एक अच्छी स्ट्रेटजी है, लोग इसको अप्लाई करते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आपके पास अप्लाई होती है डाउन साइजिंग। ठीक है, बट इसके कुछ आपके पास साइड इफेक्ट्स भी आपके पास हैं। बट एक चीज़ ये कही जाती है कि जब आप डाउन साइजिंग करते हैं तो उसके बाद थोड़े अरसे के लिए आपके जो ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है, जो एफिशिएंसी है वो आपके पास क्या होती है, वो डिक्रीज होती है। एंड द मेजर रीजंस आर लो एम्प्लॉय मोरल एंड देन द कस्टमर कंप्लेंट्स। इस केस के ऊपर मैनेजर्स को जो है वो स्टेप्स लेने पड़ते हैं, एम्प्लॉय के मोरल को जो है, एम्प्लॉय के जो कॉन्फिडेंस है उसको जो है इन्हांस करना पड़ता है, ताकि वो अपनी कमिटमेंट लेवल बढ़ाएं, अपनी जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ाएं और वो प्रॉपर्ली कंट्रीब्यूट करें टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। हमारे पास कुछ मैनेजमेंट के ट्रेंड्स हैं, हम इनको देखते हैं। एंड द फर्स्ट ट्रेंड इज द एम्पावरमेंट एंड सेकंड वन इज सेल्फ मैनेज्ड टीम्स। एम्पावरमेंट एक्सटेंड द टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द वर्कर। एम्पावरमेंट यहाँ पर जो कंसेप्ट है ये एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है एम्पावरमेंट का। ठीक है, एम्पावरमेंट के कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें तो इसका मतलब आपके पास ये है कि गिव पावर टू द एम्प्लॉयज। ठीक है, उनको एम्पावर करो। एम्पावर मीन पावर इम्पार्ट करना, आप उनके अंदर जो है पावर दो, उनको टास्क डेलीगेट करो, उनको पावर दो। सेकेंडली आपके पास सिर्फ पावर ना दो, बल्कि उसके साथ साथ उनको डिसीजन मेकिंग में भी जो है वो आप जो है वो क्या करें, उनको शामिल करें। जो भी ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजी है आपकी, आप डिसीजन मेकिंग के अंदर, प्लानिंग के अंदर क्या करें, अपने पास एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करें। ठीक है, ताकि दे फील एम्पावर्ड कि दे आर आल्सो टेकिंग पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑनरशिप का कॉन्सेप्ट है। जब तक आप किसी चीज को ऑन नहीं करते तब तक आप उसके लिए प्रॉपरली काम नहीं करते। ठीक है, तो जब तक आपके पास ऑर्गेनाइजेशन एक ऑनरशिप नहीं आएगी तब तक आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो कमिटेड होकर काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो एम्पावरमेंट एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि एम्प्लॉय के अंदर जो कमिटमेंट लेवल है उसको बढ़ाता है। आप एम्प्लॉय को क्या करते हैं, उसको आप इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये इंफॉर्मेशन है। ठीक है, एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन देते हैं, आप एम्प्लॉय को जो है वो डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करवाते हैं। आप एम्प्लॉयज को जो है वो क्या करते हैं, पावर देते हैं, अथॉरिटी आप उसे देते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ आप क्या करते हैं कि आप एम्प्लॉय के जो है सेटिस्फेक्शन लेवल जॉब को क्या करते हैं, उसको आप जो है इन्हांस करते हैं। यहाँ पर आप क्या करते हैं एम्पावरमेंट के अंदर, एक्सपेंड द टास्क्स एंड
रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द वर्कर। आप क्या करते हैं कि एम्प्लॉयज़ के अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो देते हैं, उनके जो टास्क है उसके अंदर उन्हें जो है वो पावर देते हैं, अथॉरिटी देते हैं। उन टास्क के अंदर जो है डिसीजन मेकिंग की आप अथॉरिटी देते हैं कि आप इसमें डिसाइड भी कर सकते हो, ठीक है। टास्क अपने आप जो है उनको आप डिवाइड कर सकते हो, आप अपने एम्प्लॉयज़ की प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हो, आप अपने एम्प्लॉय को जो है वो डिफरेंट किस्म की पावर्स देते हो, ठीक है। एंड रिस्पॉन्सिबल ऑफ द वर्क, और उनको जो है किसी न किसी काम के लिए और अपने वर्कर्स का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको आप उन्हें देते हो कि आपने इन एम्प्लॉयज़ की जो काम है, जो उसकी प्रोग्रेस है, उसको आपने मॉनिटर करना है। सुपरवाइजर माइट बी एम्पावर्ड टू मेक सम रिसोर्स एलोकेशन डिसीजन। यहाँ पर हमने कहा कि मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स, मिडिल मैनेजर्स आपके पास, दे आर सुपरवाइजर फॉर द लाइन मैनेजर्स, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, और फर्स्ट लाइन मैनेजर दे आर समथिंग सुपरवाइजर फॉर द नॉन मैनेजर। जो आपके पास लोग हैं उनके नॉन मैनेजरियल पोस्ट पर, उनके लिए जो है वो सुपरवाइजर है। तो यहाँ पर आपने देखा कि आप जो है सुपरवाइजर जो है वो एम्पावर करते हैं टू टेक सम टू मेक सम रिसोर्स एलोकेशन डिसीजन। कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ टॉप मैनेजमेंट ही आपका डिसीजन लेगी, बल्कि एम्पावरमेंट के कॉन्सेप्ट में आपके पास ये है कि जो मिडिल मैनेजर है वो भी क्या कर सकता है, वो रिसोर्स एलोकेशन के या कोई अथॉरिटी के या टास्क डेलीगेशन के डिसीजंस जो है वो खुद ले सकता है, ठीक है। मीन यहाँ पर सिर्फ कंट्रोल जो है वो टॉप मैनेजमेंट का नहीं है, बल्कि जो मिडिल मैनेजर है वो भी आपके पास क्या कर रही है, वो भी आपके पास कंट्रोल को क्या कर रही है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, और वो जो है वो आपके पास प्रॉपर्ली जो है हैंडल कर रहे हैं आपके पास तमाम कामों को। तो अगर कोई भी ऐसा मैनेजमेंट का लेवल जहां पे जो है वो आपके पास मिडिल मैनेजमेंट और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स वो भी कोई डिसीजन ले सकें, तो दैट थिंग इज कॉल्ड एम्पावरमेंट, ठीक है। कि वो भी डिसीजन लेने के जो है काबिल है और उनको अथॉरिटी दी गई है कि वो रिसोर्स एलोकेशन के लिए कोई भी डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज सेल्फ मैनेज टीम। ओके जी, गिव अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरवाइजिंग देयर ओन एक्शंस। द टीम कैन मॉनिटर इट्स मेंबर एंड क्वालिटी ऑफ द वर्क परफॉर्म। आप क्या करते हैं, सेल्फ मैनेज टीम्स बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब डिफरेंट किस्म के काम होते हैं तो आप क्या करते हैं कि टीम्स बनाते हैं, आप ग्रुप्स बनाते हैं, और उन टीम्स और ग्रुप्स के बनाने का जो मकसद आपके पास ये होता है कि वो टीम्स और वो जो ग्रुप्स हैं वो क्या करती हैं कि वो एक दूसरे की जो एक्टिविटीज हैं, जो एक दूसरे के एक्शंस हैं, उनको मॉनिटर करती हैं, ठीक है। और वो क्या करती हैं, इफ देयर इज नॉट प्रॉपरली ए साइन, या आपके पास प्रॉपर काम नहीं हो रहा, गोल सेट नहीं हुआ प्रॉपर, तो क्या करते हैं, करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, मेजर्स लेते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं कि आप एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन की बजाय टीम्स को क्या करते हैं, वो अथॉरिटी देते हैं कि वो एक दूसरे के जो एक्शंस हैं उनको क्या करें, उनको मॉनिटर करें, ठीक है। कि वेदर टीम का हर मेंबर जो है वो प्रॉपरली काम कर रहा है या काम नहीं कर रहा, ठीक है। आप टीम के हर मेंबर्स को क्या करते हो, कुछ ना कुछ टास्क या काम क्या करते हो, असाइन करते हो। फिर क्या करती है, पूरी की पूरी टीम देखती है कि हर बंदा जो है जिसको जो काम दिया गया है वेदर दे आर फुली कॉर्पोरेटिंग और नॉट कॉर्पोरेटिंग, आप इस चीज को जो है प्रॉपर हैंडल करते हो। द टीम कैन मॉनिटर इट्स मेंबर एंड द क्वालिटी ऑफ वर्क। आप सिर्फ ना सिर्फ उसकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हो, बल्कि उसके साथ साथ आप देखते हो द क्वालिटी ऑफ द वर्क ही इज डूइंग। जो काम असाइन किया गया था उसकी जो क्वालिटी है वो आपके पास क्या है, ठीक है। आप उसको भी जो है क्या करते हो, साथ साथ उसको भी आप जो है वो मॉनिटर करते हो। जो नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है वो हमारे पास है मैनेजरियल रोल। हमने इससे पहले बात की, हमारे पास डिफरेंट मैनेजमेंट के ट्रेंड्स हमने देखे, हमने देखा कि एम्पावरमेंट हमने देखा, फिर हमने टीम्स के बारे में बात की। एम्पावरमेंट एक अच्छी चीज़ है और मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैनेजर्स हैं वो जो है अपनी स्किल्स जो हैं अपने पास, जो अथॉरिटी है उसको अपने पास नहीं रखते, बल्कि वो अपनी अथॉरिटी को क्या करते हैं, वो अपने लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि हर बंदा किसी न किसी लेवल के ऊपर कुछ ना कुछ अथॉरिटी यूज करे, ठीक है। उसकी जो मैनेजरियल स्किल्स है वो भी इम्प्रूव हो, और एट एंड ऑफ द डे वो उस अथॉरिटी का जो उसको डेलीगेट की गई थी, ठीक है, उसका वो अकाउंटेबल हो, ठीक है, ताकि उसकी प्रोग्रेस जो है, उसकी जो परफॉर्मेंस है, हम उसको जो है वो मॉनिटर कर सके। जो हमारे पास मैनेजरियल रोल्स हैं, हम यहाँ बात करेंगे कि मिट्सबर्ग ने हमारे पास जो है मैनेजर के जो है डिफरेंट रोल्स बताए, ठीक है। अ रोल इज सेट of a specific task a person perform because of the position they hold, ठीक है। set of specific task, आपके पास कोई टास्क परफॉर्म करना है, उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी को कोई रोल देना पड़ेगा, ठीक है। वो रोल जो है वो उस चीज को डिसाइड करेगा दैट ही इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट स्पेसिफिक एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल आप एक यूनिवर्सिटी के अंदर है और आपने जो है स्पोर्ट्स जो है क्या करनी है,
वो ऑर्गेनाइज करनी है। अब आपने क्या किया कि आपने स्पोर्ट ऑफिसर जो है वो आपने एक बंदा हायर किया। उसका जो रोल है वो क्या था कि आपने कैंपस के अंदर जो स्पोर्ट्स की डिफरेंट एक्टिविटीज हैं उनको क्या करना है, आपने ऑर्गेनाइज करना है। तो आपने क्या किया, आपने एक बंदे को टास्क असाइन किया, एक रोल दे दिया कि कैंपस के अंदर जितनी भी डिफरेंट स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज हैं उनको क्या करना है, आपने हैंडल करना है। नाउ दैट स्पेसिफिक पर्सन जिसको वो स्पोर्ट्स ऑफिसर का रोल दिया गया, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स। ठीक है, जो कि आपके पास क्या है, स्पोर्ट्स से क्या है वो आपके पास जो है वो रेलिवेंट है। ठीक, ये हमारे पास बात हुई रोल की। रोल्स आर डायरेक्टेड इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, रोल्स जो है आपके पास क्या करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड दोनों एंड के ऊपर आपके पास क्या करते हैं, वो होते हैं। अब हमारे पास जो रोल जो एक आप देते हैं किसी भी इंसान को कि वो अथॉरिटी के जो है वो यूज करे, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, उसकी डिसीजन ले, इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करे। जो गोल्स हमारे पास हैं उनकी 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं। उन 3 ब्रॉड कैटेगरीज में जो हमारे पास फर्स्ट है वो हमारे पास है इंटरपर्सनल, सेकंड हमारे पास है इंफॉर्मेशनल रोल एंड थर्ड हमारे पास है डिसीजन रोल। हम इन तमाम रोल्स को जो है वन बाय वन जो है डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इंटरपर्सनल रोल। रोल्स मैनेजर्स assume to coordinate and interact with employee and provide direction to the organization। ठीक है, रोल्स का मकसद हमारे पास यही है कि आप क्या करेंगे, आप एम्प्लॉयज के साथ कोऑर्डिनेट करें और अपने जो एम्प्लॉयज हैं, जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, जो आपके डिफरेंट मैनेजमेंट के लेवल्स हैं, उनके अंदर क्या करें, आप जो अपने पास जो डायरेक्शन है उनको आप प्रोवाइड करें। डायरेक्शन हमारे पास प्रोवाइड करने का पर्पस क्या है कि जो आपके पास मैनेजमेंट ने, टॉप मैनेजमेंट ने आपके पास गोल सेट किए हुए हैं, ठीक है, उन गोल्स को अचीव करना हमारे पास सबसे पहले बात है, मकसद ही हमारा वही है। तो आप एम्प्लॉयज को जो है वो डायरेक्शन देते हैं कि आपने इस डायरेक्शन में जाते हुए इन गोल्स को क्या करना है, अचीव करना है। ठीक है, जो हमारे पास इंटरपर्सनल रोल्स हैं इसमें हमारे पास 3 जो है वो मेजर रोल्स हैं किसी भी मैनेजर के। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द फिगर हेड। फिगर हेड सिंबलाइज द ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट इट इज ट्राइंग टू अचीव। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो यू हैव टू एक्ट एज अ फिगर हेड। ठीक है, फिगर हेड के तौर पर आपने जो है वो काम करना है। ठीक है, आपने क्या करना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करना चाहती है, वो अचीव क्या करना चाहती है, उसके गोल क्या है, ठीक है, उसकी एंड आउटकम क्या है, वो क्या स्ट्रेटजी बनाकर जो है चली जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैनेजर का रोल है वो आपके पास है फिगर हेड। ठीक है, आप जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए है सिंबॉलिक एक सिंबल है, एक रिप्रेजेंटेटिव है जो कि ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को आगे एनहांस करने में क्या करते हैं, वो आप उनकी हेल्प करते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट रोल जो आप प्ले करते हैं वो आपके पास है लीडर रोल, कि आप जो है लीड करते हैं, आप जो है वो लीडर का रोल जो है प्ले करते हैं। आप ऑर्गेनाइजेशन को, आप अपने एम्प्लॉयज को, मैनेजर्स को लीड करते हैं, सुपरवाइज करते हैं इन द डिफरेंट एक्टिविटीज। ट्रेन, काउंसिल एंड मॉनिटर, इनकरेज हाई एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। Your main task that you have to provide trainings, you have to provide counseling, and you have to act as a mentor, and you have to encourage the employees for the high level of performance which is actually desired for all the organization। अब यहाँ पर आपके पास जो है वो 4 रोल जो है वो आपको डिसाइड किए हैं। लीडरशिप के अंदर जो आपके 4 डिफरेंट काम है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि आपने ट्रेनिंग देनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्रेन बिकॉज यू आर द लीडर, आप जो है उनके लीडर हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल लुक लीडर एज एन आइडियल, कि वो आपको रोल मॉडल के तौर पे, आइडियल के तौर पे ले रहे होते हैं। ठीक है, तो आपकी बात जो है उसका इम्पैक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, एक एम्प्लॉयज के ऊपर आपकी बात का इम्पैक्ट होता है। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करना है, उनको मोटिवेट करना है, फिर आपने उनकी काउंसलिंग करनी है। ठीक है, देयर आर डिफरेंट साइकोलॉजिकल, फॉर एग्जाम्पल कुछ एक्टिविटीज होते हैं, कई दफ़ा के पास ऑर्गेनाइजेशन कन्फ्लिक्ट होते हैं, कई दफ़ा के पास डिसीजन मेकिंग चीज़ें होती हैं। ठीक है, आपके पास नेगोशिएशन, आपके पास चलो डिस्कशंस के अंदर आपने क्या करना है, अपने एम्प्लॉयज को जो है वो काउंसल करना है। यू हैव टू एक्ट एज अ मेंटर, आपने मेंटर के तौर पे एक्ट करना है, आपने उन्हें गाइड करना है। ठीक है, उनके जो एक्शंस हैं उनको आपने मॉनिटर करना है, उनकी जो एक्शंस अगर इन द राइट डायरेक्शन नहीं है तो यू हैव टू टेक द करेक्टिव एक्शंस। ये आपके तमाम लीडरशिप के रोल हैं जिनको आपने करना है। इसके साथ साथ बीइंग अ लीडर, योर मेन पर्पस इज टू मोटिवेट योर एम्प्लॉय। your main purpose is to enhance the commitment inside the employees towards the organizational performance। ठीक है, encourage करना है आपने उन्हें। Another third important role जो एक मैनेजर का है वो हमारे पास है लाइजान रोल।
लाइजाइन आपके पास क्या है, लिंक एंड कोऑर्डिनेट पीपल इनसाइड एंड आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प अचीव गोल। आपके पास ऑर्गेनाइजेशन तब तक जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकती जब तक वो अपनी इंटरनल एक्टिविटीज को एक्सटर्नल एक्टिविटीज के साथ जो है वो लिंक ना करे। ठीक है, अब जो लीडरशिप का एक रोल है वो हमारे पास है लाइजाइन का रोल, कि आपने क्या करनी है, आपने एक नेटवर्क एस्टेब्लिश करना है। आपने जो लोगों की जो इनसाइड है, ठीक है, उनके दरमियान जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल आपके पास डिपार्टमेंट्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनके दरमियान आपने क्या करनी है, आपने वो कोऑर्डिनेशन करवानी है। इसके साथ साथ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने क्या करना है कि आपने आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन आपके पास जो सप्लायर्स आपके हैं, जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके पास हैं, जो आपके रिटेलर्स हैं, उनके दरमियान भी आपने क्या करनी है, वो आपने कोऑर्डिनेशन रखनी है। तो लाइजान के तौर पे कि लीडरशिप आपके पास क्या करता है, वो कोऑर्डिनेशन करता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरनल लोग हैं उनके दरमियान भी कोऑर्डिनेशन क्रिएट करवाता है, और जो एक्सटर्नल इनके साथ आपकी इंटरेक्शन है, जो आपका नेटवर्क है, जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ भी क्या करता है, वो आपकी जो है इंटरेक्शन जो है वो करवाता है। ये आपके पास जो है लीडरशिप के 3 इंपॉर्टेंट रोल हैं जो कि इंटरपर्सनल के अंदर आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की फिगर हेड रोल, ठीक है, symbolic representation. Second, act as a leader, and the third one is the liaison role. You have to coordinate the different departmental activities, and you have to coordinate the internal members. You have to generate the coordination inside the internal member as well as with the external stakeholders within the organization. Second जो important role हमारे पास है एक मैनेजर का is the informational role, associated with the task needed to be obtained and transmit information from management to the organization. First of all, you have to identify that what are the task requirement. आपके पास जो भी काम है, जो टास्क है वो है क्या, और फिर उस टास्क को जो है अच्छी तरह से समझने के बाद यू हैव टू ट्रांसफर दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनेजमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन, कि आपने टॉप मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन लेनी है और उसको ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट आपके पास लेवल्स हैं उनके अंदर आपने करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसमें हमारे पास जो 3 मेजर रोल हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मॉनिटरिंग रोल आपके पास, ठीक है, मॉनिटर रोल, एनालाइज इंफॉर्मेशन फॉर बोथ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपने जो है इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना है, बट आपने डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले आपने क्या करना है, आपने उस इंफॉर्मेशन को जो है वो आपने ऑथेंटिकेट करना है फ्रॉम द इंटरनल एनवायरनमेंट एज वेल एज फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर दोनों एनवायरनमेंट का जिक्र आपके पास क्यों आया, कि आपने इंटरनल एनवायरनमेंट को भी देखना है, आपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखना है। फॉर एग्जांपल आप डिसीजन लेने जा रहे हैं, उस डिसीजन लेने से पहले आप देखते हैं कि वेदर द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जहाँ पे आपके पास इतने फोर्सेज हैं जो कि उस डिसीजन को इफेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल आपके पास कंडीशंस हैं वो कैसी हैं, इकोनॉमिक कंडीशन आपके पास कैसी है, ठीक है, लेजिस्लेटिव आपके पास कंडीशन वो आपके पास कैसी है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स आपके पास है वो कैसे हैं। आपने हर चीज़ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, आपने हर चीज़ को जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को मॉनिटर करना है, और फिर आपने देखना है कि जो आप इंटरनल डिसीजन लेने जा रहे हैं वेदर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज सपोर्टिव टुवर्ड दैट डिसीजन, या कि वो इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट उस डिसीजन को सपोर्ट नहीं करेगी। सो योर मेन पर्पस इज टू एक्ट एज अ मॉनिटर, ठीक है, आपने मॉनिटर करना है इंटरनल एक्टिविटीज को भी, एक्सटर्नल एक्टिविटीज को भी, इनके दरमियान आपने बैलेंस रखना है, ठीक है, इंटरनल एक्टिविटीज में जो स्ट्रेंथ हैं, जो वीकनेसेस हैं, उनके ऊपर नजर रखना, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपके पास जो थ्रेट्स हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, उनके ऊपर आप नजर रखना। ये तमाम चीजें आपने इनके ऊपर जो है आपका फोकस होना चाहिए, ताकि आपके पास इंटरनल डिसीजंस की अगर अलाइनमेंट होगी आपके पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ, तो वो डिसीजन आपके जो है वो ज्यादा इफेक्टिवली जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। अगर आप सिर्फ इंटरनल एनवायरनमेंट को देखेंगे और आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को जो है वो छोड़ देंगे, तो लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए जो है फ्रूटफुल नहीं होगा। अनदर इंपॉर्टेंट रोल डिसेमिनेटर रोल, मैनेजर ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू इन्फ्लुएंस एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज, ठीक है, एम्प्लॉयज बिहेवियर जो है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहते, आपके पास विद टाइम जो है वो चेंज होते रहते हैं। अब यहाँ पर जो मैनेजर का मेन रोल है डिसेमिनेटर रोल, कि ऑलरेडी मैनेजर ने जो इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट करनी है, वो इन्फॉर्मेशन जो है इन्फ्लुएंस करेगी एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज, ठीक है। तो मैनेजर को डिसेमिनेटर रोल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैनेजर या लीडर्स उसकी बात के अंदर क्या होती है, वो इफेक्टिवनेस ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर टॉप मैनेजमेंट एक डिसीजन लेती है तो एम्प्लॉयज जो है उसको जो है वो मानते हैं ईजिली, ठीक है। तो बीइंग अ डिसेमिनेटर, मैनेजर को इस तरह की इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करनी चाहिए जो कि एम्प्लॉय के
एटीट्यूड एज वेल एज उसके बिहेवियर दोनों को क्या कर सके, वो इन्फ्लुएंस कर सके। स्पोक्स पर्सन रोल, ठीक है, यूज द इंफॉर्मेशन टू पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस द वे पीपल इन एंड आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्ड टू इट। आपने इस तरह से जो है इन्फॉर्मेशन को यूज करना है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के बीइंग ए स्पोक पर्सन, आपने ऑर्गेनाइजेशन की जो इन्फॉर्मेशन है उसको इस तरह से आपने यूज करना है या उसको किस तरह से आपने रिप्रेजेंट करना है कि वो इन्फ्लुएंस कर सके आपको, पीपल को, इंटरनल लोगों को भी और एक्सटर्नल लोगों को, जो स्टेक होल्डर दोनों क्या कर सके, आपके पास इन्फ्लुएंस कर सके, ठीक है। स्पोक्स पर्सन के तौर पर आप यही बात करते हैं कि आप अपने इंटरनल जो सिचुएशन है उसको आप क्लियर करते हैं और जो एक्सटर्नल आपके पास लोग हैं उनको आप बताते हैं कि वी आर एक्चुअल कंडीशन इज दिस, आप उनको जो है सेटिस्फाई करते हैं। तो यू हैव टू सेटिस्फाई द बोथ इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दोनों एंड पे क्या करना पड़ता है आपको, जो है वो मॉनिटरिंग और फोकस जो है करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने अब तक दो रोल देखे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की, आपने सबसे पहले हमने बात की आपके पास इंटरपर्सनल रोल की, सेकंड हमने बात की इंफॉर्मेशन रोल की। इंफॉर्मेशन रोल में हमने मेन जो है वो 3 रोल हमने देखे। इसमें हमने देखा मॉनिटरिंग रोल आपका, फिर हमने देखा आपके पास डिसेमिनेटर का रोल एंड थर्ड हमने देखा आपके पास स्पोक्स पर्सन का रोल, ठीक। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है डिसीजन रोल, कि मैनेजर जो है वो आपके पास इंटरपर्सनल रोल अपने जो है उसको भी देखे, अपने पास जो इन्फॉर्मेशन रोल है उसको भी देखे, बट द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज द डिसीजन रोल, कि वो अपने पास जो डिसीजन रोल है उनको भी देखे। डिसीजन रोल इज एसोसिएटेड विद द मेथड्स मैनेजर्स यूज टू प्लान स्ट्रेटजी एंड यूटिलाइज रिसोर्सेज टू अचीव द गोल, ठीक है। यहाँ पर 2 मेन चीजों के ऊपर है, द मेथड एक्चुअली मैनेजर्स आर चूजिंग, ठीक है। मैनेजर मेथड क्यों चूज करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल टू प्लान द स्ट्रेटजी एंड सेकंड थिंग इज टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज। आप जो है रिसोर्सेज जो है उनको आप यूटिलाइज करना चाह रहे हैं और आप स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं। रिसोर्सेज आपके पास स्ट्रेटजी के लिए जरूरी है। जो भी आपने स्ट्रेटजी बनाया है, जो आपने वे ऑफ एक्शन एक डिजाइन किया है, उस वे ऑफ एक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए यू नीड ए स्ट्रेटजी, कि आपको एक स्ट्रेटजी जो है वो बनानी पड़ेगी। आपने स्ट्रेटजी बनाई, अब उस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने के लिए यू नीड रिसोर्सेज। आपके पास रिसोर्सेज हों जिनकी वजह से आप उनको क्या कर सके, वो एग्जीक्यूट कर सके। तो एक अच्छा मैनेजर वही होता है जिसकी स्ट्रेटजी जो है वो इंटरनल स्ट्रेंथ को जो है वो कैटर करती है, कि इंटरनली जो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हों, वो स्ट्रेटजी उन्हीं रिसोर्सेज को यूज करते हुए क्या करती है, आगे आपके पास प्रोसेस को क्या करती है, एनहांस करती है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर जो डिसीजनल रोल्स हैं, यहाँ पे हमारे पास 4 मेन फोकस है। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटरप्रेन्योर रोल, डिपेंडिंग अपॉन न्यू प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स टू इनिशिएट एंड इन्वेस्ट। यहाँ पर आपके पास डिसाइड करते हैं आप अपने नए वेंचर्स के ऊपर। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एंटरप्रेन्योर का होना जरूरी है। मैनेजमेंट के अंदर खासकर जो आपके पास टॉप मैनेजमेंट है उनके अंदर जो है वो एंटरप्रेन्योरल क्वालिटीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंटरप्रेन्योरल क्वालिटी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके पास एक तो ये है रिस्क टेकिंग का आपके पास डिसीजन है, कि जो आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं आप एक्चुअली रिस्क ले रहे हैं, कि वेदर आप एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपने इन्वेस्टमेंट की है, इफ दैट प्रोडक्ट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द मार्केट तो आपके पास लॉस होने के चांसेस ज्यादा है। अब बीइंग अ मैनेजर, बीइंग अ डिसीजनल रोल टेकर, आपने जो है इंटरप्रेन्योरल क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप डिसाइड करें न्यू वेंचर्स के ऊपर, रिस्क लें। जितना ज्यादा एक मैनेजर रिस्क लेगा आपके पास उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे किस चीज के, आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी के, ठीक है, परफॉर्मेंस इनहांस होने के ज्यादा चांसेस होंगे। तो यहाँ पे बीइंग अ मैनेजर रोल जो है उनको जो है एक नए प्रोजेक्ट जो है उनको सेटअप करना है, उनको डिजाइन करना है, उनको इनिशिएट करना है, इन्वेस्ट करना है, अपना टाइम देना है, डिसीजन आपने लेना है, रिस्क आपने लेना है, ठीक है, और आपने अपनी प्रोग्रेस है उसको आपने क्या करना है, उसको आपने मॉनिटर करना है। तो मैनेजर जो है अपने डिसीजन रोल्स के अंदर क्या करेगा, वो एक रोल उसका क्या है कि वो एंटरप्रेन्योरियल रोल जो है उसको भी जो है वो अपने पास जो है फोकस करे। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द डिस्टर्बेंस हैंडलिंग रोल। आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है मशीन्स जो है वो तो हैं ही हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास ह्यूमन रिसोर्स भी हैं। ह्यूमन रिसोर्स जो है वहां पर जब होगा जहां पर वहां पे आपके पास नो डाउट कि एक फ्रेंडशिप का एक अंसर भी है, बट उसके साथ साथ आपके पास जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, आपके पास कॉन्फ्लिक्ट्स भी जो है वो भी आपके पास क्या होंगे, वो आपके पास आएंगे, ठीक है। अब डिस्टर्बेंस हैंडलर आपके पास ये है कि आपके पास कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है पॉलिटिक्स भी होती है और उसके साथ साथ रेजिस्टेंस भी होता है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट आपके पास किस चीज के ऊपर आएगा कि जब दो बंदे किसी चीज के ऊपर डिसएग्री हैं, ठीक है, या कोई एक ऐसी चीज है
एक बंदे का उसके बारे में ओपिनियन और है, दूसरे का ओपिनियन और है। मीन व्हेन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, देयर इज अ सिचुएशन, ठीक है। उस सिचुएशन को हैंडल करने वाला वो कौन है, वो आपके पास जो है वो मैनेजर है। तो मैनेजर की जो डिसीजन मेकिंग स्किल है उसमें जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है वो हमारे पास क्या है कि डिस्टर्बेंस हैंडलर, एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हैंडलिंग एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट और क्राइसिस हमारे पास क्या है कि आपके पास जो कन्फ्लिक्ट है वो इतना ज्यादा बढ़ जाए कि आपके कंट्रोल से जो है वो बाहर हो जाए, ठीक है। व्हेन योर कन्फ्लिक्ट इज आउट ऑफ कंट्रोल और द सिचुएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल देन इट बिकम अ क्राइसिस, ठीक है। और क्राइसिस आपके पास ऑर्गेनाइजेशन बैंकरप्सी या और बहुत से बड़े मसाइल का आपके पास क्या है वो इश्यू आपके पास आ सकता है इफ देयर इज अ इश्यू ऑफ समथिंग क्राइसिस, ठीक है। अगर किसी इवेंट के अंदर प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हैंडल करना वो भी किसका काम है आपके पास, वो भी आपका पास काम है मैनेजर का। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग रिसोर्स एलोकेटर रोल, assign resources between functions and domains, set the budget of the लोअर मैनेजर्स। आपके पास डिसीजन रोल में और जो आपके पास रोल है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू हैव टू एलोकेट द रिसोर्सेज बिटवीन फंक्शंस एंड द डिवीजन्स। जो डिफरेंट फंक्शंस आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हैं, जो डिफरेंट मैनेजमेंट के लेवल्स हैं उनके अंदर जो है, और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपके उनके दरमियान जो रिसोर्स की आपके पास एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके पास क्या है, वो भी आपके पास मैनेजर का रोल है कि वो डिसाइड करता है कि कौन से डिवीजन को, कौन से फंक्शंस को कितने रिसोर्सेज चाहिए और कितने टाइम के लिए चाहिए। इसके साथ साथ बजट का सेट करना, ठीक है, बजट का सेट करना ये भी आपके पास किसका काम है, ये भी आपके पास जो है वो टॉप मैनेजमेंट का या एक मैनेजर का रोल है। देन वी थर्ड थिंग इज द नेगोशिएटर स्किल, सीक टू नेगोशिएट सॉल्यूशंस बिटवीन अदर मैनेजर्स, यूनियंस, कस्टमर एंड स्टेक होल्डर्स, ठीक है। आपके पास मैनेजर के हमने डिफरेंट डिसीजन रोल्स पढ़े, इसमें हमने बात की एंटरप्रेन्योरियल रोल, हमने बात की डिस्टर्बेंस हैंडलर रोल, फिर हमने बात की रिसोर्स एलोकेटर रोल। बट हमारे पास यहाँ पे जो चौथा रोल है उसका हमारे पास नेगोशिएटर रोल, ठीक है। वो नेगोशिएट करता है, वो नेगोशिएट करता है किसके साथ, दोनों पार्टीज के साथ जहाँ प्रॉब्लम है, या अपने क्लाइंट्स के साथ या अपने कस्टमर्स के साथ। किस लिए, ताकि वो सोल्यूशन जनरेट कर सके। नेगोशिएशन का मेन मकसद आपके पास ये है कि सोल्यूशन का जनरेट करना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन देना, अगर सेल्स कम है तो क्यों कम है, ठीक है, उसके ऊपर नेगोशिएट करना बिटवीन द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, यूनियंस के साथ आपका इंटरेक्शन, आपके कस्टमर्स के साथ, आपके शेयर होल्डर्स के साथ, ये तमाम आपके पास क्या है, आपके पास सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर हमने मैनेजर के 4 रोल्स देखे, उनमें हमने बात की फर्स्ट ऑफ ऑल रोल आपके पास एंटरप्रेन्योरियल रोल, सेकंड हमने बात की डिस्टर्बेंस हैंडलर रोल, थर्ड हमने बात की रिसोर्स एलोकेटर रोल एंड लास्ट हमने बात की नेगोशिएटर रोल। तो ये आपके पास 4 डिफरेंट रोल्स हैं जो कि मैनेजर आपके पास लेता है। तो आपने देखा यहाँ पे 3 आपने मैनेजर रोल पढ़े। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बात की इंटरपर्सनल रोल, थर्ड आपने बात, सेकंड आपने बात की इंफॉर्मेशनल रोल एंड थर्ड हमने बात की डिसीजनल रोल्स, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर जो मैनेजर को डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स चाहिए, जो आपने 3 रोल्स बताए, उन रोल्स को अदा करने के लिए मैनेजर को जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स चाहिए, उनमें हमारे पास जो है वो है कंसेप्चुअल स्किल, ह्यूमन स्किल एंड थर्ड हमारे पास है टेक्निकल स्किल्स, ठीक है। आपने जो 3 डिसीजन के रोल बताए, आपने बताया जी आपके पास इंटरपर्सनल स्किल्स हो, रोल बल्कि आपने प्ले करना है, आपने जो है इंफॉर्मेशनल रोल प्ले करना है, आपने जो है डिसीजनल रोल प्ले करना है। तो ये तीनों रोल प्ले करने के लिए आपके पास 3 स्किल्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है कंसेप्चुअल स्किल, द एबिलिटी टू एनालाइज एंड डायग्नोज द सिचुएशन एंड फाइंड द कॉज एंड इफेक्ट। यू आर मेंटली स्ट्रांग, यू हैव अ गुड कंसेप्चुअल स्किल, कि आप जो है सिचुएशन जो है, जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है, जो सिचुएशन आपके पास है, उसको आप जो है एनालाइज कर सकें, आपको पता चल सके कि इस सिचुएशन को जो है कॉज करने वाला कौन है, ठीक है, और इसका इफेक्ट जो है वो आपके पास क्या होने वाला है, ठीक है। अगर आपके पास एक सिचुएशन है जो कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को डिस्टर्ब कर रही है, तो बीइंग अ मैनेजर, ठीक है, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल स्किल, आप जो है उस करंट कंडीशन को जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को डिस्टर्ब कर रही है उसको आप एनालाइज कर सकें, उसके ऊपर आप करेक्टिव एक्शन ले सकें, उसके ऊपर जो डिफरेंट मेजर्स हैं वो आप ले सकें, ताकि आप क्या कर सकें, परफॉर्मेंस को जो है दोबारा अपने रूटीन पर ला सकें। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्किल है, वो आपके पास कौन सी स्किल आपके पास, वो है आपके पास कंसेप्चुअल स्किल, ठीक है। आपके पास कंसेप्चुअल स्किल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड तो आपके पास जो है स्किल होना जरूरी है, आपके पास है ह्यूमन स्किल, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड
अल्टर, लीड एंड कंट्रोल पीपल बिहेवियर। ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज आपके अंदर होनी चाहिए। बीइंग अ ह्यूमन, आप जो है लोगों की बात को अंडरस्टैंड कर सके, आप लोगों की बात को अल्टर, उनके डिसीजंस को जो है वो मॉडिफाई भी करने की पावर हो। लीड, आप जो है वो लीड कर सके बीइंग अ ह्यूमन। एंड देन कंट्रोल पीपल बिहेवियर, और लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करने भी आपके पास जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपने देखा कि हमारे पास ह्यूमन स्किल के अंदर आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी का होना जरूरी है, आपका जो डिसीजन के अंदर मॉडिफिकेशन लाना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, वो बहुत जरूरी है। देन आपकी जो लीडिंग स्किल है उसका होना जरूरी है, और फिर कंट्रोलिंग, ये चारों चीजें आपका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अनदर इंपॉर्टेंट स्किल जो हमारे पास मैनेजमेंट के लिए रिक्वायरमेंट है वो आपके पास है टेक्निकल स्किल, कि आप टेक्निकली भी बहुत ज्यादा साउंड होने चाहिए। ठीक है, आपकी कंसेप्चुअल स्किल स्ट्रॉन्ग है, दैट्स गुड, आपकी ह्यूमन स्किल स्ट्रॉन्ग है, दैट्स वेरी गुड, बट टेक्निकली भी आपको जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। द जॉब स्पेसिफिक नॉलेज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द टास्क, जो आपके पास उस जॉब जो टास्क असाइन किया गया है आपको, ठीक है, उसकी जो नॉलेज है, उसके बारे में जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसका पता होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉमन एग्जाम्पल मार्केटिंग, अकाउंटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको टेक्निकली पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि ये अकाउंटिंग डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, आपके पास बैलेंस शीट क्या होती है, कैश फ्लो आपके पास क्या होती है, ठीक है, फ्यूचर ग्रोथ कैसे मेजर करते हैं, ठीक है, करंट आपके पास डिफरेंट फाइनेंशियल रेशियोज हैं, उनकी जो इंटरप्रिटेशन है उसको आपको पता होना चाहिए। मार्केटिंग के आपके पास क्या चीज है, मार्केटिंग में एडवर्टाइजमेंट किस तरह से हो रही है, पैकेजिंग किस तरह से हो रही है, करंट जो है मार्केट ट्रेंड्स कौन कौन से हैं, देन वी हैव मैन्युफैक्चरिंग, सो मेनी थिंग्स, ऑपरेशंस हैंडल्स, न्यू टेक्नोलॉजी का आना, ये तमाम चीजें आपको पता होनी चाहिए। आप इस चीज को जरा इस तरह से देखें कि आप जो है बीबीए के स्टूडेंट हैं, आप जो कोर्सेज लेते हैं, आप मैनेजमेंट के तमाम कोर्सेज लेते हैं, आप मार्केटिंग के बहुत सारे कोर्सेज लेंगे, आपने कम्युनिकेशन के कोर्सेज लिए हैं, आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के कोर्सेज लेंगे, आप जो है ई कॉमर्स का कोर्स लेंगे। ठीक है, ये तमाम कोर्सेज जो है इस बीबीए में मर्ज करने का मकसद आपके पास क्या है? ठीक है, इसका मकसद आपके पास ये है फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपकी जो है वो टेक्निकल स्किल, जो टेक्निकल नॉलेज अबाउट ऑल द डिफरेंट जो आपका डिपार्टमेंट्स हैं, ऑल द डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, वो होना आपके पास बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक टॉप मैनेजमेंट के ऊपर हैं, आपको नहीं पता कि अकाउंटिंग क्या चीज है, ये जो आपके पास बिल आया है, ठीक है, ये जो बैलेंस शीट है जिसमें आपके पास ऑर्गेनाइजेशन की तमाम एसेट्स और लायबिलिटीज की एक आपको डिटेल्स दी गई है, आपको उसको नहीं पता कि ये जो आपके पास डेबिट है ये क्या चीज है, जो क्रेडिट है ये क्या चीज है, ये लायबिलिटीज आपके पास क्या होती हैं, अगर उसकी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं है तो यू आर नॉट अ गुड मैनेजर्स। आपका अकाउंटेंट्स तो आपको मतलब के बिल्कुल बैंकरप्सी की तरफ लेकर चले जाएंगे। ठीक है, अगर आपको उन अकाउंट्स का नहीं पता जो आपके सामने लेकर आ रहे हैं। इसी तरह से मार्केटिंग का आपको नहीं पता कि मार्केटिंग के न्यू ट्रेंड्स क्या है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट आपके पास क्या होती है, प्रोडक्ट स्ट्रेटजी आपके पास क्या होती है, प्रोडक्ट पैकेजिंग भी कुछ चीज आपके पास होती है। ठीक है, इस तरह आपको जो है ईच एंड एवरी प्रोस्पेक्टिव का पता होना जरूरी है। दैट्स वाई हम बीबीए के अंदर आपको जो है वो डिफरेंट जो कोर्सेज हैं वो इसीलिए दिलवाते हैं कि आपके पास जो आप बीइंग अ मैनेजर आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग और फाइनेंस की चीजें क्या है, आपके पास टेक्निकली आपको पता होगा आपके पास जो बैलेंस शीट आई है ये क्या चीज है एक्चुअली। ठीक है, इसके साथ साथ आपके पास जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो किस तरह फंक्शन कर रहा है, आपके पास मार्केटिंग के अंदर डिफरेंट 4 P's हैं, उसका कंसेप्ट प्रॉपर एप्लीकेबल हो रहा कि नहीं, ताकि आपके पास हर सब्जेक्ट की नॉलेज हो, और उस नॉलेज की जिससे और वो जो आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज है उसको जो है आप क्या कर सकें, उसको आप जो है अपने जो है यहाँ पर जो है वो लगा सकें और देख सकेंगे आपके पास जो है वाकया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स जो है वो फॉलो किए जा रहे हैं। ऑल 3 स्किल्स आर इनहांस्ड थ्रू फॉर्मल ट्रेनिंग, रीडिंग एंड प्रैक्टिसेस। ये एक और आपके पास इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास मैनेजमेंट के अंदर जो ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं, जो डिफरेंट रीडिंग सेशंस आपके पास हैं, ये जो प्रैक्टिस आपके पास है विद टाइम, जो आपका एक्सपीरियंस बिल्ड होता है, ठीक है, वो आपके पास हेल्प करती है कि आप अपने पास मैनेजरियल स्किल्स को क्या कर सकें, वो इन्हांस कर सकें। स्किल्स टाइप नीडेड बाय द मैनेजमेंट लेवल, आपके पास 3 स्किल्स हमने पढ़ी, हमने बात की कंसेप्चुअल लेवल, ह्यूमन एंड टेक्निकल, फिर इसके साथ हमने बात की आपके पास 3 मैनेजमेंट के लेवल्स हैं, टॉप मैनेजमेंट है, मिडिल मैनेजमेंट है, लाइन मैनेजमेंट है। आप यहाँ पे थोड़ा फोकस देखें तो आपको पता चलेगा कि जो आपके पास टॉप मैनेजमेंट है वहां पे कंसेप्चुअल स्किल भी चाहिए, ह्यूमन स्किल भी चाहिए, बट टेक्निकल स्किल थोड़ा जा कम चाहिए क्योंकि आप इंप्लीमेंट नहीं कर रहे होते वो चीज, बट उस इंप्लीमेंटेशन के लिए जो रिसोर्स रिक्वायर्ड है, जो स्किल्स और एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड है, उनके बारे में आपका नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, ह्यूमन स्किल ऑफ कोर्स यू नीड इट, एंड कंसेप्चुअल स्किल
टॉप मैनेजमेंट के लेवल पे हाई है, बिकॉज यू आर द डिसीजन मेकर, यू आर द वन हु आर एक्चुअली डिजाइनिंग द गोल्स, यू आर द वन हु आर एक्चुअली डिजाइनिंग द स्ट्रेटेजी। तो आपके लेवल पे जरूरी है। मिडिल मैनेजमेंट के लिए आपके पास कंसेप्चुअल, ह्यूमन एंड टेक्निकल स्किल्स तीनों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बट यहाँ पर आपके पास जो है वो ह्यूमन स्किल तो ज़्यादा ही है, बट आपके पास यहाँ पर कंसेप्चुअल स्किल थोड़ी सी कम हुई है, और टेक्निकल स्किल्स आपके एंड पे जो है वो इनहांसमेंट जरूरी, बिकॉज आपने जो है वो आगे सुपरवाइज करना होता है लाइन मैनेजर्स को, तो आपके एंड पे जो है टेक्निकल स्किल का जो है वो ज़्यादा होना जरूरी है। लाइन मैनेजर्स के एंड के ऊपर कंसेप्चुअल स्किल इतनी नहीं चाहिए, बट ह्यूमन और टेक्निकल स्किल्स दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा जो आपके पास इस लेवल पर आपके पास चाहिए। तो ये आपके पास वो डिफरेंट स्किल्स हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। मैनेजमेंट चैलेंजेस, आपके पास जो मैनेजमेंट के चैलेंजेस हैं वो किस तरह से इंप्रूव हो रहे हैं और किस तरह की चैलेंजेस हैं जो आपके पास बढ़ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, कि आपके पास जब से आपके पास इंटरनेट आया है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स आपके पास डिफरेंट है, तो आपके पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबली जो आपके पास क्या हो गया, आपके पास वो बढ़ गए हैं। अब आपके पास एक प्रोडक्ट के बहुत से सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। लोग आपसे ना परचेज करें, लोग आपके पास वेबसाइट से परचेज करेंगे। वेबसाइट के ऊपर आप जाते हैं, आपके पास फॉर एग्जाम्पल आप eBay को देखें, आप Amazon को देखें, तो आपके पास एक प्रोडक्ट की डिफरेंट वैरायटीज आपके पास क्योंकि वो आपके पास आ जाएंगी। सो व्हाट इज दिस, ये आपके पास यही है कि आपके पास एक प्रोडक्ट की जो है वो ग्लोबल मार्केट अवेलेबल है। तो अब आपके पास इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपके पास जो है वो बढ़ रहे हैं, और उस वजह से आपके पास जो है मैनेजमेंट के इश्यूज और चैलेंजेस आपके पास बढ़ रहे हैं। बिल्डिंग कम्पिटिटिव एडवांटेज थ्रू सुपीरियर एफिशिएंसी, क्वालिटी, इनोवेशन एंड रिस्पॉन्सिवनेस। अब आपके पास एक और आपके पास यह है कि यू हैव टू मेंटेन द स्टैंडर्ड्स, यू हैव टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड एफिशिएंसी, ठीक है। आपका इनोवेशन और रिस्पॉन्सिवनेस पर ज्यादा आपके पास फोकस हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने जब पाकिस्तान के ऊपर ISO का जब आपके पास स्टैंडर्ड लगाया, WTO की जब रूल्स पाकिस्तान के ऊपर इंप्लीमेंट हुए, तो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन आपके पास क्यों हुई, वो उसके बाद जो है आपके पास एक्सपोर्ट जो है वो नहीं कर सकती थी अपने प्रोडक्ट। वाई? बिकॉज दे आर नॉट एक्चुअली फॉलोइंग द ISO रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पर आपके पास यही बात की जा रही है कि ये भी आपके पास एक नया एक चैलेंज है जो कि मैनेजमेंट का चैलेंज। इंक्रीजिंग परफॉर्मेंस वाइल रिमेनिंग एथिकल मैनेजर, परफॉर्मेंस आपने बढ़ानी है, बट जो एथिक्स है, जो कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसको आपने जो है डिस्टर्ब नहीं करना। ये एक और मैनेजमेंट चैलेंज है। मैनेजिंग एंड इंक्रीजिंगली डाइवर्स वर्कफोर्स, एक और हमारे पास जो है जो मेन फोकस है ऑर्गेनाइजेशन डाइवर्सिटी, कि आपके पास डाइवर्सिटी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस के ऊपर क्या करती है, वो बहुत ज़्यादा रिलायबल है और ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस को इन्हांस करती है। लिटरेचर के अंदर ये बात प्रॉपरली हाईलाइटेड है, बट यहाँ पर जो आपके पास मैनेजमेंट का जो बहुत बड़ा रोल है कि जो लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ हैं, जो लीडरशिप की एक्सपर्टीज़ हैं, जो उस वर्क फोर्स डाइवर्सिटी को कंट्रोल कर सके, ठीक है, उसका जो है वो बहुत ज़्यादा रोल है आपकी तरफ टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर। तो यहाँ पर एक और चैलेंज है कि आप अपने वर्क फोर्स को जो डाइवर्सिफाइड है, डिफरेंट कल्चर से बिलोंग कर, उसको किस तरह से आप मैनेज करें कि आप अपनी परफॉर्मेंस को जो क्या कर सके, उसको आप इन्हांस कर सके। अदर इंपॉर्टेंट थिंग, यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के अंदर जो इनोवेशन है वो भी आपके पास एक नया मैनेजमेंट का चैलेंज है कि आप किस तरह से नई टेक्नोलॉजी को अपने ऑर्गेनाइजेशन में इनकॉर्पोरेट करें और अपनी प्रोसेस कॉस्ट को क्या करें, आप रिड्यूस कर सकें। हमारे पास जो यहाँ पर एक और स्लाइड है हमारे पास है, बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर कम्पिटिटिव एडवांटेज। कम्पिटिटिव एडवांटेज अगर आप लेना चाहते हैं तो यू हैव टू फोकस ऑन द 4 थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनोवेशन, यू हैव टू बी इनोवेटिव, आपको नए से नए आइडिया जो है उसको जनरेट करना और आपको इनोवेटिव रहना है। सेकंड थिंग कि आपको अपनी एफिशिएंसी को जो है इन्हांस करना, यू हैव टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी। फर्स्ट, यू मस्ट बी इनोवेटिव, आप इनोवेटिव हो रहे हैं। सेकंड, एफिशिएंसी, कि जो आपका इनोवेटिव आइडिया है उसको आप कितने इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में जो है उसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज द क्वालिटी, you have to focus and you have to maintain the quality. Nowadays the organizations, they are focusing on the continuous quality management. Quality one time process नहीं है, बल्कि आपको अपनी क्वालिटी को जो है कंटिन्यूस थ्रू आउट द प्रोसेस उसको आपको जो है वो इम्प्रूव करना, उसको आपने इन्हांस करना है। अनदर थिंग, रिस्पॉन्सिवनेस टू द कस्टमर, और जो आपने अपना प्रोडक्ट बनाया उसके ऊपर आपने कस्टमर की फीडबैक लेनी है और आपने जो कस्टमर को जो सर्विसेज है वो भी आपने जो है वो प्रोवाइड करनी है अकॉर्डिंग टू द सेम थिंग। तो हमारे आज के लेक्चर में हमने देखे मैनेजमेंट के डिफरेंट रोल्स, हमने रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर बात की, हमने मैनेजमेंट ट्रेंड्स देखे और हमने डिफरेंट डिसीजन रोल्स देखे, ठीक है। इसके साथ साथ हमने देखा कि हम किस तरह से कम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि मैनेजमेंट थ्योरी असल में एवेल्युएट कहाँ से हुई, ठीक है, उसकी हम इवोल्यूशन जो है हम उसको बात करेंगे कि इवोल्यूशन हमारे पास मैनेजमेंट थ्योरी की कहाँ से हुई। इसके अंदर हम साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरीज के ऊपर बात करेंगे। देन वी शुड डिस्कस अबाउट द
फोर प्रिंसिपल्स, जो हमारे पास डिफरेंट फोर प्रिंसिपल्स, हम उनको देखेंगे। फिर हम देखेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरीज, उसमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स आए, उन प्रॉब्लम्स को जो हमारे पास है वो गिलबर्ट ने किस तरह से सॉल्व किया, एंड देन वी शुड डिस्कस अबाउट द ब्यूरोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। सो टुडे थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे लेक्चर। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी की जो इवोल्यूशन हम उसको बात करेंगे। सो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।